मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में हमारा एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है बेटा। रक्त क्या होता है हम लोगों ने देख लिया कि जो है रक्त के अंदर पहली चीज होती है जीवित जो पार्ट होता है वो होता है रक्त की कोशिकाएं, जो कि तीन होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो निर्जीव पार्ट होता है ब्लड का वो होता है जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो हमारा निर्जीव पार्ट होता है, राइट। तो अब जो हम लोगों ने ब्लड पढ़ा है, नोट्स इंपॉर्टेंट है और नोट्स ब्रीफ में दिए हैं बेटा, इसलिए यूजफुल है क्योंकि आपको नीट में हेल्प होगा। ठीक है, नीट आप दोगे तो ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, डीप में है। बुक में आपके ज्यादा मटेरियल अगर आप पढ़ते हो तो नहीं दे रखा है ना। लेकिन फिर भी आपको अच्छे से दिया है और एक एक लाइन को मैंने वाया नोट समझाया है लास्ट वीडियो में, ताकि आपको इजीली क्या हो समझ में आए। तो अभी जो रक्त से ही रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ब्लड क्लोटिंग या रक्त स्कंदन, है। रक्त का थक्का जमना जिसको हम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। सीधा बड़ा 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है ना। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को समझेंगे। मानव रक्त परिसंचरण के अंदर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रक्त का थक्का जमना या ब्लड क्लोटिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे तो क्या होता है। जब हमें आप लोग देखते हो कि कभी हम लोग गिर जाते हैं, हमें चोट लगती है, चोट लगने के बाद जो रक्त हमारा बह रहा है वो बहना ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में क्या होता है, बंद हो जाता है, और एक मांस जैसी जो संरचना होती है जहां से रक्त बह रहा होता है वहां पे जम जाता है। तो वो जो थक्का जमता है ना, उसी को ही, उस बनने की क्रिया को हम रक्त स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त का थक्का जमने की जो क्रिया है हमारी, वही रक्त स्कंदन है। आ रही बात समझ में? तो क्यों होता है? अगर मान लो किसी व्यक्ति को चोट लगी, है ना, और रक्त उसका निरंतर क्या होता रहा, बहता रहा, तो शरीर के अंदर हमारा जो सामान्य ब्लड है वो कितना है, 5 से 6 लीटर होता है एक व्यक्ति के अंदर मिनिमम। जहां मोस्ट ऑफ बुक आप पढ़ोगे, है ना, मैक्सिमम बुक्स जो पढ़ोगे वहां 5 लीटर दिया रहता है एग्जैक्ट, है ना, लेकिन 5 से 6 के बीच में, या हम बोले कि एवरेज जो ब्लड क्वांटिटी होती है मनुष्यों के अंदर पाई जाती है ना। तो अगर मान लो मेरे अंदर 5 लीटर ब्लड है, मुझे चोट लग गई, तो मेरा जो ब्लड है वो कंटिन्यूटी में क्या होता रहेगा, अगर बहता रहेगा, तो क्या होगा, उससे मेरा शरीर क्या हो जाएगा, रक्त से खाली हो जाएगा, और मेरी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन, रक्त का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना, है ना। तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी अगर ऑर्गन्स तक, अंगों तक, तो मैं क्या हो जाऊंगी, जीवित रहूंगी क्या, नहीं। मेरी क्या हो जाएगी, एक्सेसिव ब्लड फ्लो होने की वजह से। कई बार आप लोग टीवी सीरियल्स देखते हो तो उसके अंदर होता है कि ज्यादा रक्त बहने से व्यक्ति की क्या हो गई, मौत हो गई, है ना। तो ये होता है कि शरीर से ज्यादा रक्त बह जाता है तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत हो जाती है, क्योंकि जो ऑर्गन्स है वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन क्या होगी, नहीं पहुंचेगी। आ रही है बात समझ में? इसी वजह से तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि रक्त का थक्का जमना इसलिए जरूरी है। रक्त स्कंदन की क्रिया जो है वो बहते रक्त को, जो बहना होता है रक्त का, उसको क्या करती है, रोकती है ना। इस जो रक्त के बहने के रुकने की वजह से हम लोग क्या हो पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। ठीक है, तो रक्त का जो थक्का बनना है वो इसीलिए हमारी रक्त स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो चोट लगने पर घाव से रक्त बहने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद रक्त का जो बहना होता है वो स्वतः ही रुक जाता है। इसे रक्त का थक्का बहना कहते हैं। डेफिनेशन क्या बनी कि रक्त का जो बहना होता है वो क्या होता है, अपने आप रुक जाता है, इसे हम रक्त स्कंदन कहते हैं। ये हो गया, ठीक है। जो है रक्त का प्रवाह जो होता है, ब्लीडिंग टाइम होता है 1 से 3 मिनट तक। रक्त स्कंदन जो होता है 2 से 8 मिनट में बनना, यानी मतलब हमको चोट लगती है तो उसके 2 से 8 मिनट में बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है रक्त का थक्का बनना। ठीक है, बहुत फास्ट क्रिया है। ठीक, अब उसके बाद है रक्त का थक्का जमने की जो क्रिया विधि है उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन रक्त का जो थक्का जमता है ना चोट लगी स्थान पर, उसके लिए कुछ कारक जो होते हैं, यानी कुछ घटक होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वो रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। नीट में आने वाला क्वेश्चन है कि कितने कारक होते हैं, टोटल 13 कारक होते हैं। 13 के नाम मैंने नहीं लिखे हैं, आ रही बात समझ में, क्योंकि आपके नहीं है, आप नीट पढ़ते हो तो आपके लिए क्या है, जो है काम आने वाले हैं।
तो मैं आपको नोट्स दूंगी, उसके अंदर ही दे दूंगी 13 के 13 कारक, लेकिन बुक के अंदर नहीं दिए हुए हैं और नहीं है, बट फिर भी बता रही हूँ कि वो मतलब कंटेंट हमारे रक्त के अंदर उपस्थित जो क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं, वो रक्त स्कंदन कारक कहलाते हैं। और कितने होते हैं टोटल? 13 होते हैं। आ रही बात समझ में? उसमें से मैंने इंपोर्टेंट 6 लिख दिए हैं। पहला है फाइब्रिनोजन, ये क्या होती है? प्रोटीन होती है जो रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती है। फिर है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, ये सहकारक का काम करते हैं। आगे बात समझ, कैल्शियम के आयन। उसके बाद आता है प्रो एक्सेलरिन, और 6 नंबर में आता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, AHG। आप लोगों ने नाम सुना है शाही रोग, हीमोफीलिया। ये बेटा जो ब्रिटेन की महारानी है, उनके जो वंशज है, मतलब उनके जो संतानें हैं, उनके अंदर ये जो रोग है वो देखने मिला था, इसीलिए इसको शाही रोग के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये जो कारक होता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, ये कारक जो है वो जो हीमोफीलिया के जो रोगी होते हैं उनके अंदर नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स क्या होगा कि हीमोफीलिया के जो रोगी होते हैं, है ना, या शही रोग के जो रोगी होते हैं, उनके अंदर अगर चोट लग गई ना तो थक्का जमेगा ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो छठा कारक होता है जिसको हम AHG या एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कहते हैं, ये नहीं पाया जाता है। आ रही बात समझ में? तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, हम फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स को क्या होता है, मंथली माहवारी या पीरियड्स आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी गर्भाशय की भित्ति क्या होती है, टूट जाती है। आ रही बात समझ में? अगर कोई लेडी जो है वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, आ रही बात समझ में, तो वो जिंदा ही नहीं रहेगी 11-12 साल के बाद। मतलब अगर उसको पीरियड शुरू हो गए तो पीरियड शुरू होते ही क्या होगा, ब्लीडिंग क्या होगी, होना शुरू हो जाएगी। और जो उसकी गर्भाशय है उससे ब्लीडिंग जो थक्का बनता है और जो रिपेयरिंग होती है वो होगी नहीं, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए महिलाएं सिर्फ इसकी वाहक होती है, मतलब एक से दूसरे व्यक्ति को ये पहुंचाती है। जेंट्स के अंदर ये रोग होता है, महिलाओं में नहीं होता, क्योंकि वो अगर उसको इस तरीके के लक्षण पाए गए हैं ना तो वो वैसे ही मर जाएगी, क्योंकि पीरियड्स के अंदर हम लोगों को ब्लीडिंग होती है कि नहीं होती है ना। तो इसी वजह से, तो ये क्योंकि ब्रिटेन की महारानी के वंशजों में देखने को मिला था, तो इसको शाही रोग कहते हैं, है ना। और ये सारी चीजें होती है जो मदद करती है किसके अंदर, रक्त का थक्का। मैंने 6 लिखे हैं, इसके अलावा भी क्या है और है ना। तो रक्त का थक्का जमने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि 13 कारक होते हैं, कहाँ बनते हैं, यकृत के अंदर बनते हैं, और इनके निर्माण के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि कौन सा विटामिन जो होता है वो आवश्यक होता है रक्त स्कंदन के लिए। तो रक्त स्कंदन के लिए अगर विटामिन पूछा जाता है तो विटामिन के होता है, और अगर आपको आयन पूछा जाता है तो कैल्शियम आयन होता है। ये नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में? तो ये रक्त स्कंदन के कारक होते हैं, मतलब ये वो कंटेंट है जो रक्त का थक्का जमने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब आती है बात रक्त का स्कंदन जो होता है, यानी रक्त का जो थक्का बनता है ना, उसके अंदर मतलब उसके जो चरण है वो कौन कौन से होते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना सबसे पहला चरण है, 3 चरणों में ये क्रिया पूरी होती है। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, और तीसरा है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में। ये कैसी है, ये घुलनशील प्रोटीन है, ठीक है। ये प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है, और ये फाइब्रिन क्या होता है, अघुलनशील प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये 3 चरणों में क्या होती है, क्रिया पूरी होती है। तो वन बाय वन हम इन क्रियाओं को मैं सामने आपके लिख देती हूँ और फिर आपको समझा देती हूँ, ताकि ये जो वीडियो है वो शॉर्ट में हो जाए, आपका लॉन्ग नहीं खींचे। अब देखो हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है रक्त स्कंदन की जो क्रिया है वो कंप्लीट होती है बेटा। तो पहला चरण कौन सा था, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो घटक है ना, जो रक्त का थक्का जमने में क्या करेगा, मदद करेगा, है ना, कारक है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, मदद करेगा। तीसरा कारक है, ये कौन सा कारक है, 3rd नंबर का है ना। तो क्या होता है जब चोट लगती है, तो चोट लगा, जैसे मेरे इस उत्तक पे मुझे चोट लगी, तो ये उत्तक क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। इसका नाम है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना।
जो चोट लगा उत्तक रिलीज करेगा उसको बोलेंगे एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर रक्त के अंदर हमारी जो प्लेटलेट्स है यानी जो बिंबाणु है वो क्या करेगी, वो रिलीज करेगी एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी दोनों, एक तो उत्तक और फिर उसके बाद ये जो रक्त बह के आ रहा है, बह के आ रहा है तो कोशिकाएं तीन तरीके की है। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, बिंबाणु, है ना। तो बिंबाणु के द्वारा एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। अब रक्त के अंदर कैल्शियम होता है ना, तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस ये कैल्शियम के आयन जुड़ जाएंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, सक्रिय थ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है उसका निर्माण क्या कर लेंगे, कर लेंगे। कौन सा एंजाइम बनाएंगे, सक्रिय थ्रोम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, ये हिपेरिन के प्रभाव को क्या करते हैं, नष्ट करता है। हिपेरिन क्या है, ये रक्त का थक्का जमने से क्या करता है, रोकता है। यानी रक्त के अंदर हिपेरिन पाया जाता है, इसीलिए हमारा जो धमनियों और शिराओं में बहने वाला रक्त है वो थक्के के रूप में कन्वर्ट नहीं होता। आ रही बात समझ में? तो रक्त का थक्का जमने से ये हिपेरिन रोकता है ना, रक्त का थक्का जमने नहीं देता। बेसोफिल जो सेल्स होती है वो रिलीज करती है डब्ल्यूबीसी, इसको हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो जैसे ही सक्रिय प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है ना, वो रिलीज हो जाएगा तो हिपेरिन के प्रभाव को खत्म कर देगा। यानी हिपेरिन किसको रोक रहा था, थक्का जमने से रोक रहा था, तो वो क्रिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब अब क्या हो सकता है, थक्का जम सकता है। अरे बात समझ में? तो ये जो एंजाइम है वो बन गया और इसने हिपेरिन के प्रभाव को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, इसको थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट चरण आता है, मतलब ये सक्रिय थ्रोम्बिनेज एंजाइम बन गया और इसने हिपेरिन को प्रभाव को नष्ट कर दिया। यहाँ पर हमारी पहली अवस्था कंप्लीट हो गई रक्त स्पंदन की, जो की थी थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। उसके बाद है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में क्या होना, परिवर्तित होना। हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है यानी रक्त का जो तरल भाग है, जो प्लाज्मा है ना, 55% रक्त का हमारा जो बना रहा है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन, जो कि कैसी अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में। बट जैसे ही ये क्या बना, सक्रिय प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, और ये कैल्शियम के जो आयन होते हैं इसके साथ क्रिया करते हैं रक्त, क्योंकि ये जो बना है वो रक्त के अंदर ही बना है ना। तो रक्त के अंदर सक्रिय प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जैसे ही बना तो इसने क्या किया, निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदल दिया, सक्रिय थ्रोम्बिन प्रोटीन के अंदर क्या कर दिया, बदल दिया, कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ने। ठीक है, तो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदला, सक्रिय थ्रोम्बिन में। नीट में पूछ सकता है कि कौन बदलता है, आ रही बात समझ में? अब ये हमारा हो गया सेकंड चरण। फिर तीसरा चरण, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। रक्त के अंदर क्या होती है, घुलनशील प्रोटीन पाई जाती है, मतलब हमको पता नहीं चलता है इसका, ये मिक्स होती है रक्त जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर, और इस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन, है ना। अब ये फाइब्रिनोजन जो होता है उसका बहुलीकरण होता है, मतलब जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलके बनी है। तो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में क्या करेगी, जुड़ेगी। अरे बात समझ में? बहुलीकरण होगा किसकी उपस्थिति में, ये जो सक्रिय थ्रोम्बिन प्रोटीन बना है ना, ये इसके बनते ही रक्त प्लाज्मा के अंदर उपस्थित फाइब्रिनोजन, जो कि एक घुलनशील प्रोटीन है, रक्त में घुली हुई है ना, तो ये प्रोटीन जो है वो उसको क्या मिल जाएगा, ये थ्रोम्बिन प्रोटीन जैसे ही मिलेगा तो इसका बहुलीकरण हो जाएगा और ये अघुलनशील फाइब्रोजन जो प्रोटीन तंतु होते हैं, है ना, उसके अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब देखो ये तंतु बने, जैसे ये चोट लगा स्थान है, यहाँ पर चोट लगी है, तो ये तंतु, ये फाइब्रिन प्रोटीन के जो तंतु है ना, वो इस तरह से क्या हो जाएंगे, जाल बना लेंगे, ये जाल बना लेंगे। अब रक्त मान लो अंदर से बह के आ रहा है, तो रक्त कोशिकाएं क्या होगी, इसके अंदर फंस जाएगी, है ना। रक्त कोशिकाएं जाल के अंदर जैसे मछली फंसती है, तो ये इस तरह से जाल के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो फंस जाएगी और क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का क्या हो जाएगा, जम जाएगा। रक्त कणिकाओं के अटक जाने से रक्त का बहना रुक जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रक्त स्कंदन कहते हैं। आ गई बात समझ में? रक्त का और सीरम क्या होती है, रक्त का थक्का जमने के बाद आपको पता है एक हल्के पीले रंग का तरल जो होता है वो बाहर आता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। छना हुआ रक्त होता है, आ रही बात समझ में, तो उसे ही हम सीरम कहते हैं।
ठीक, तो यहाँ पर ये आपकी क्रिया जो होती है वो रक्त स्कंदन की क्या होती है? पूरी होती है। अगर यूटिलिटी पूछता है तो बता देना कि एक्सेसिव जो हमारा ब्लड फ्लो होता है चोट के समय जिसकी वज़ह से हमारी डेथ हो सकती है, उससे हमको क्या करता है? रक्त स्कंदन की क्रिया जो होती है क्या करती है? बचाती है। आ गई बात समझ में? तो ये चरण है, ये यूटिलिटी है, आप इसको क्या करना? पढ़ लेना ढंग से।